नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ रेशमा, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। भारतीय निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर से विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है। चुनाव आयोग के सचिव जगदेव लाहिड़ी ने एक प्रेस नोट में कहा कि आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा के आम चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के पैरा 10B के तहत कॉमन चिन्ह के आवंटन के लिए आवेदकों को तत्काल प्रभाव से स्वीकार करने का फैसला किया है। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जल्द ही लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार मिलेगी। बीजेपी संगठन की अहम बैठक अमित शाह के घर बुलाई गई। पार्टी महासचिव BL संतोष के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें JP नड्डा भी मौजूद रहे। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के हाथ में देश की कमान होगी। कल 9 जून को शाम नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। 2014 और 2019 के बाद अब फिर अगले 5 साल के लिए मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। इस अवसर पर भारत के पड़ोसी देश और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमादित्य, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू और सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद आफिक, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शपथ समारोह में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनूथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने भी शपथ समारोह में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। समारोह में भाग लेने के अलावा ये नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से आयोजित भोज में भी शामिल होंगे। लगातार तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए नेताओं की ये यात्रा भारत द्वारा अपनी पड़ोसी पहले नीति और सागर विजन को दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए है। खास बात यह है कि मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में श्रमिकों और स्वच्छाग्रहियों को भी विशेष तौर पर आमंत्रित किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस ने कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाई है। कहा जा रहा है कि आज की बैठक में चुनावी नतीजों पर मंथन होगा। कांग्रेस को इस चुनाव में 99 सीट पर जीत हासिल हुई है, जो पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों से बेहतर है। इससे पहले इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक हो चुकी है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस की नेता और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज शाम कोलकाता में अपने नवनिर्वाचित सांसदों के साथ बैठक करेंगी। बैठक में पार्टी के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के भी शामिल होने की बात है। उधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आज पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बैठक बुलाई है। बैठक में पार्टी के सभी सांसदों और उम्मीदवारों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। पार्टी कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव की तस्वीर और सबके श्री अखिलेश अयोध्या के अवधेश के नारे के साथ पोस्टर लगाए गए हैं। यूपी में इस बार समाजवादी पार्टी ने 37 सीट पर विजय हासिल की है। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिली हार के बाद लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिपरिषद के साथ बैठक की अध्यक्षता की। माना जा रहा है कि इस बैठक का उद्देश्य पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा करने के साथ ही सरकार के सभी विभागों के कामकाज को लेकर भी समीक्षा करना था। लोकसभा चुनाव में भाजपा उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से महज 33 सीटें जीत पाई है। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
राष्ट्रपति मंडल में 8, 15 और 22 जून को चेंज ऑफ गार्ड समारोह नहीं होगा। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों और राष्ट्रपति की ओर से संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने के कारण फैसला लिया गया है। राष्ट्रपति भवन में प्रत्येक शनिवार को रस्मी गार्डों की अदला बदली का समारोह आयोजित किया जाता है। चेंज ऑफ गार्ड एक पुरानी सैन्य परंपरा है जिसमें राष्ट्रपति भवन के गार्ड समय समय पर बदले जाते हैं। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू 12 जून को विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एल चंद्रबाबू नायडू अपने सलाहकारों द्वारा तय शुभ समय पर 11:27 पर शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण समारोह विजयवाड़ा में गन्नावरम एयरपोर्ट के पास केसरपल्ली आईटी पार्क में आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा और अन्य एनडीए सहयोगी दलों के नेता शपथ समारोह में हिस्सा लेंगे। मीडिया जगत की एक प्रसिद्ध हस्ती ई नाडू और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का आज सुबह तेलंगाना के हैदराबाद में निधन हो गया। रामोजी राव का हैदराबाद के स्टार अस्पताल में इलाज चल रहा था। रामोजी राव को आइकॉनिक मीडिया बैरन और फिल्म मुगल कहा जाता था। उन्होंने रामोजी ग्रुप की नींव रखी थी जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो रामोजी फिल्म सिटी, ईटीवी नेटवर्क और ईनाडू तेलुगु अखबार भी आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामोजी राव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर पोस्ट करके संवेदना प्रकट की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की है और लिखा है कि रामोजी राव का निधन बेहद दुखद है। वो एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय मीडिया में क्रांति लाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि उनके समृद्ध योगदान की पत्रकारिता और फिल्म की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। टीडीपी प्रमुख एस चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में ईनाडू और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव को श्रद्धांजलि दी। फिल्म निर्देशक एस राजामौली, संगीतकार SM किरवानी सहित कई हस्तियों ने हैदराबाद फिल्म सिटी में ईनाडू और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव को अंतिम श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में घायल हुए नारायणपुर DRG की 3 जवानों की गोबिल इलाके में एयरलिफ्ट किया गया है। कल दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बस्तर जिले की सीमा पर ये मुठभेड़ हुई थी जिसमें जवानों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें 8 लाख रुपए का इनामी एक एरिया कमांडर भी शामिल है। राजधानी दिल्ली के नरेला में ऑस्ट्रेलियन एरिया की एक फैक्ट्री में आग लगने के दर्दनाक हादसा हो गया है। इस अग्निकांड में 3 लोगों की मौत हो गई और 6 बुरी तरह से झुलस गए हैं। आनन फानन में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दमकल विभाग के मुताबिक आग लगने की सूचना तड़के करीब 3:38 पर मिली थी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ट्रांसपोर्ट नगर पार्किंग नंबर 8 ने एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई है। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दिल्ली में जल संकट की समस्या जस की तस बनी हुई है। टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है और इसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में पानी की जरूरत हरियाणा सरकार यमुना नदी से, उत्तर प्रदेश सरकार गंगा नदी से और पंजाब सरकार भाखड़ा नांगल से मिले पानी से पूरी करती रही है। दिल्ली के पास अपना कोई जल स्रोत है ही नहीं और दिल्ली जल बोर्ड का हर दिन पानी की किल्लत के बीच दिल्ली वासियों को जल की आपूर्ति करनी पड़ रही है।
विभव कुमार पर आम आदमी पार्टी की सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए जाने के बाद विभव कुमार ने 30 हजारी कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसकी अर्जी ठुकरा दी है। आईएमए के 194 रेगुलर और 137वें टेक्निकल ग्रेजुएट की पासिंग आउट परेड आज देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के कैडेट्स चैसवुड ड्रिल स्क्वायर में आयोजित की गई। भारतीय सैन्य अकादमी के 355 कैडेट्स आज शपथ लेकर भारतीय सेना में अफसर बनेंगे। साथ ही राष्ट्रों के 39 कैडेट्स भी आज पास आउट हुए। 355 भारतीय कैडेट सेना की अलग अलग कोर से जुड़कर देश के हर कोने में सेवा देने के लिए जाएंगे और साथ ही पासिंग आउट परेड कैडेटों के अनुशासन, समर्पण और दृढ़ संकल्प की यात्रा का प्रतीक है। भारत के कुछ हिस्सों में अभी भी हीट वेव से लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग के अनुसार 4 से 5 दिन तक दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और साथ में दक्षिण पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम के इलाकों में अधिकतम तापमान 43 से 46 डिग्री बने रहने का अनुमान है। वहीं झारखंड में आज से 11 जून के बीच, बिहार में 9 और 10 जून, उड़ीसा, पंजाब और हरियाणा में 9 से 11 जून के बीच मौसम विभाग ने हीट वेव चलाने की चेतावनी जारी की है। कल अधिकतम तापमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में रिकॉर्ड किया गया। यहां तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उत्तर भारत में जहां लोग गर्मी के कहर से परेशान हैं, वहीं मानसून के आगे पश्चिम की ओर बढ़ने की खबर से राहत भी पहुंची है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़ और दक्षिण उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भी बारिश की संभावना है। देश के पश्चिम मध्य के बाकी हिस्सों और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू और आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के लिए समीक्षा बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले योग दिवस के लिए मीडिया और आउटरीच गतिविधियों की समीक्षा करना था। राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन आकाशवाणी के माध्यम से योग के प्रति जागरूकता को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। और बुलेटिन में यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। डीडी न्यूज पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए एक्सप्रेस 100 में आगे बढ़ते हैं। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 31 मई को समाप्त हुए सप्ताह में 4 अरब 83 करोड़ डॉलर बढ़कर 651 अरब 50 करोड़ डॉलर के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। बाहरी ऋण और शुद्ध अंतर्राष्ट्रीय निवेश की स्थिति में सुधार का संकेत देते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने विश्वास व्यक्त किया है कि रिजर्व बैंक बाहरी वित्तीय पूंजी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर लेगा। ग्राहक जल्द ही आपको बता दें कि उठा सकेंगे फास्टैग और नेशनल कॉमन
मोबिलिटी कार्ड यूपीआई लाइट में राशि तय सीमा में नीचे जाने पर उसमें स्वचालित रूप से पैसा डाले जाने की सुविधा का लाभ। भारतीय रिजर्व बैंक ने ई मैंडेट रूपरेखा के तहत इन उत्पादों में स्वतः पैसा डालने की सुविधा देने का प्रस्ताव किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति के निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि निश्चित अवधि पर होने वाले भुगतान के लिए ई मैंडेट का चलन बढ़ रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी कमेटी की बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया और लगातार 8वीं बार नीतिगत रेपो पर से कोई बदलाव नहीं किया गया। हाल के सत्रों में रेपो दर ने लगातार रियल एस्टेट बाजार में वृद्धि के लिए एक स्थिर आधार प्रदान किया है। आरबीआई द्वारा दर में स्थिरता या आगे की ढील का महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी, जिससे खरीदार का विश्वास बढ़ेगा। हिमाचल प्रदेश मत्स्य विभाग ने केंद्रीय मीठा जल जलकृति अनुसंधान भुवनेश्वर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत राज्य के किसानों को मछली आहार तकनीक और जयंती रोहू तथा उन्नत कतला प्रजाति के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। टीवीएस मोटर कंपनी ने कहा है कि वे iQube इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के चुनिंदा समूह को निरीक्षण के लिए वापस मंगा रही है। टीवीएस ने कहा कि वे 10 जुलाई 2023 से 9 सितंबर 2023 के बीच निर्मित इकाइयों के ब्रिज ट्यूब का निरीक्षण करेगी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वाहनों का प्रदर्शन लंबे समय तक अच्छा रहे। NHAI ने उपग्रह आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली को लागू करने के लिए दुनिया भर में अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित इस व्यवस्था से राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले वाहनों को निर्बाध टोल संग्रह अनुभव मिलेगा। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोस्टर एंड सोशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर कंटेनर सुविधा के लिए 5 साल का परिचालन और रखरखाव अनुबंध किया। APSEZ ने कहा कि APSEZ के प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से 5 साल का O&M अनुबंध हासिल किया गया है। राष्ट्रीय कंपनी आपको बता दें कि विधि अधिकरण ने एयर इंडिया और विस्तारा के विलय को मंजूरी दी है, जिसमें इनके दुनिया में सबसे बड़े एयरलाइन समूहों में से एक बनने का रास्ता साफ हो गया है। विलय के बाद सिंगापुर एयरलाइंस की सुपर इंडिया ने 25.1% हिस्सेदारी होगी। विस्तारा सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा समूह का एक संयुक्त उद्यम है। NCLT की चंडीगढ़ पीठ ने 31 पन्नों के फैसले में टैलेस एयर इंडिया और विस्तारा से जुड़ी समग्र व्यवस्था योजना को मंजूरी दी है। एयर इंडिया को उम्मीद है कि इस साल के अंत तक विलय पूरा हो जाएगा। टोरेंट समूह का बाजार पूंजीकरण 1.68 लाख करोड़ रुपए है और फार्मा से लेकर ऊर्जा तक के कारोबार में मजबूत वृद्धि के कारण समूह का बाजार मूल्यांकन 1 साल में लगभग 2 गुना हो गया। छात्रों के डूबने की घटनाओं के बाद रूस स्थित भारतीय दूतावास ने एक परामर्श जारी कर छात्रों से जलाशयों में जाते समय अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया। मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि इस साल रूस में भारतीय छात्रों के डूबने की घटनाओं में अब तक 4 भारतीय छात्रों की जान जा चुकी है। साथ ही छात्रों को इस संबंध में सभी आवश्यक सावधानियां और सुरक्षा उपाय करने की सलाह दी गई है। छात्रों के डूबने की घटना में स्थानीय आपातकालीन सेवाओं ने अब तक वोल्खोज नदी में 2 शव ही बरामद किए हैं। शेष 2 लापता छात्रों की तलाश जारी है। विदेश मंत्रालय के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की गई है।
पनामा विश्वविद्यालय ने एक परिसर में अज्ञात बंदूकधारी ने छात्रों के एक समूह पर गोलीबारी की। इस घटना में एक की मौत हो गई है। विश्वविद्यालय के रेक्टर एडुआर्डो फ्लोरेसी ने एक्स पर बताया कि गोलीबारी की घटना तब हुई जब छात्र विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र से फील्ड वर्क कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के हथियारों की आपूर्ति में अमेरिका की तरफ से हुई देरी के लिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से माफी मांगी। बाइडेन ने ज़ेलेंस्की से कहा कि ये यूक्रेनी लोगों से उन महीनों के लिए माफी मांगना है जब उन्हें ये पता नहीं था और सहायता आएगी या नहीं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को सहायता देने के लिए स्वीकृति दे दी थी, लेकिन ये मामला संसद में अटक गया था। अफगानिस्तान ने टी20 विश्व कप में न्यूजीलैंड को 84 रन से बड़े अंतर से हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया है। मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 160 रन का लक्ष्य दिया। न्यूजीलैंड की टीम 75 रन पर ही ऑल आउट हो गई। वहीं टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज खेले गए दिन के दूसरे मैच में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 2 विकेट से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की है। श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 124 रन बनाए थे। जवाब में बांग्लादेश ने 19 ओवर में 8 विकेट खोकर 125 रन बना लिए। टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज तीसरा मैच नीदरलैंड्स और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। मौजूदा विश्व कप में दोनों टीमें एक मैच जीत चुकी हैं। आज दोनों टीमों की कोशिश दूसरा मैच जीतकर तालिका में शीर्ष पर काबिज होने की होगी। टी20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप स्तर का एक मैच खेल चुकी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम आज अपने दूसरे मैच में मैदान पर उतरेगी। टी20 विश्व कप के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जीत से अपने अभियान की शुरुआत की थी। वहीं इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच खेला गया मैच बेनतीजा रहा। बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की अंशु मलिक की रजत पदक में संतोष करना पड़ा। 57 किलो वर्ग के फाइनल मैच में अंशु मलिक को चीनी खिलाड़ी ने हराया और बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज कुश्ती चैंपियनशिप में अंतिम पंघाल ने रजत पदक अपने नाम कर लिया है। भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल आज एटीपी 100 चैलेंजर्स टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में कोर्ट पर उतरेंगे। सेमीफाइनल मैच में नागल का सामना फ्रांस के लुका बेन से होगा। इससे पहले खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में नागल ने रूस के इवान साकोव के सीधे सेटों पर 6-1, 7-6 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन के हाथों हार झेलनी पड़ी। नार्वो चेस टूर्नामेंट में प्रज्ञानंदा ने अमेरिका के कैरुआनो को मात दे दी है। प्रज्ञानंदा 13 अंक के साथ तीसरे स्थान पर हैं। भारत की निशानेबाज सिफल कौर सवारा के ISSF विश्व कप के अंतिम दिन कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई और आपको बता दें कि महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। फ्रेंच ओपन के महिला एकल वर्ग के फाइनल में आज पोलैंड की स्टार टेनिस खिलाड़ी इगा श्वातेक का सामना इटली की जास्मिन पाउलिनी से होगा। वहीं स्पेन के युवा टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने भी फ्रेंच ओपन के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने फ्रेंच ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल मुकाबले में ज़ेवरेव ने नॉर्वे के कास्पर रूड को हराकर फाइनल का टिकट कटाया। कंगना रानौत के थप्पड़ विवाद के बाद सिंगर और म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी ने सुरक्षाकर्मी की जॉब ऑफर की है, जिसके बाद अब विशाल सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल हो रहे हैं। कंगना रानौत को थप्पड़ मारे जाने का घटना पर नाना पाटेकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुझे कंगना रानौत के इस वाक़े के बारे में मालूम नहीं, मगर ये बहुत ही गलत है। रणवीर सिंह ने इंडियन फुटबॉल के लेजेंड सुनील छेत्री के इंटरनेशनल फुटबॉल के संन्यास लेने पर एक पोस्ट शेयर किया है।
कार्तिक आर्यन ने फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें लेकर नेगेटिव और पॉजिटिव खबरों के बारे में अपना रिएक्शन दिया है। एक्टर ने कहा कि उनकी बात को रखने के लिए उनका कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है, वो जो हैं आज और हैं जहां वो अपने काम के बल पर हैं। फिल्म हमारे 12 की रिलीज पर कर्नाटक सरकार ने लगाया प्रतिबंध। फिल्म में सांप्रदायिक तनाव पैदा होने का खतरा कारण बताते हुए सरकार ने इसे बैन किया। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। यहीं इजाजत दें। नमस्कार।